ठीक है, आइए उसको लॉक कर दो। और सबको बोलिएगा कि बाहर धूप में खड़ा रहेगा सब। आइए, हेडिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर टेंसाइल लोडिंग कंडीशन। हेडिंग दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा तो यहां से जरूर उठेगा। बहुत बढ़िया समझेंगे इसको हम लोग, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो इस टॉपिक से जरूर आएगा, क्योंकि ये टॉपिक सारे टॉपिक्स का समरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखें यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में रिलेशन है, किसके किसके बीच में निकालना है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के टर्म में, ठीक है। हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद पेन रख दीजिए, जस्ट 15 से 20 मिनट ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। पीछे जो भी टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ाए गए हैं उसको हल्का सा रिकॉल में रखिएगा माइंड में, वो सारे पॉइंट्स रिकॉल होंगे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हैं। एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया है, ये स्ट्रेस है, ठीक, और ये क्या है, स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, वो तो उसका सिंबल है, नहीं होता है, ठीक है। अब दो बातों को ध्यान से समझिए, यहां पर अभी लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए। हमें पता है यंग्स मॉडुलस, जिसको हम लोग यू ई से भी डिनोट करते हैं, और एनसीईआरटी बुक में उसको वाई से डिनोट किया जाता है। आप ई से डिनोट करें या वाई से डिनोट करें, कोई इशू नहीं है। यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग वाई या ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। हायर ऑथर में जाएंगे तो आप उसको ई से डिनोट करेंगे, एनसीईआरटी वाई से डिनोट करता है उसे, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस हम लोग जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, डिवीजन एप्सिलॉन नॉट क्या है, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। इसको रीअरेंज करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर यदि कोई एक मेंबर लेते हैं हम, ध्यान समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, नहीं तो फिर दिमाग में कुछ और चलता रहेगा, कुछ नहीं हासिल होगा, सब जीरो हो जाएगा। मान लीजिए एक टेंसाइल फोर्स लगा एफ, टेंसाइल फोर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेंबर को क्या कर रहा है, एलोंगेट कर रहा है। हम लोग पढ़ते हैं यूटीएम, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, जो आपको शायद नहीं पढ़ना, लेकिन तभी भी थोड़ा सा बता रहे हैं। यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक हुक ऊपर होता है, एक हुक नीचे होता है, और एक रॉड को हम मान लीजिए कि 18 सेंटी मतलब 18 इंच का या फिर 2 फीट का रॉड है आपको, तो एक इंड को हमने यहां क्लैम्प किया, एक इंड को यहां क्लैम्प किया। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या करेगा, उसको उस ऊपर की तरफ टेंसाइल फोर्स लगाएगा, इस इंड को भी होल्ड किया रहेगा और इस इंड से वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और रॉड एलोंगेट होने लगेगा, ठीक है। तो लोडिंग कंडीशन क्या होता है, लोड किसको कहते हैं, लोड और फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो लोडिंग कंडीशन में लोड कहते हैं व्हेन एक्सटर्नल फोर्स is applied on a member to change its shape and size, ठीक है। कहने का मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि बैलेंस होगा, बैलेंस करने का मतलब नेट
ना ही उसमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम अचीव होगा, मतलब ट्रांसलेट नहीं करेगा, ना ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा मतलब रोटेट नहीं करेगा। ऐसे सेंस में बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो वो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? लोडिंग, लोड कहेंगे, LOAD, लोड कहते हैं। जैसे हम लोग इन जनरल भाषा में कहते हैं ट्रक पे लोड बहुत ज्यादा था, ट्रक एक्सीडेंट कर गया क्योंकि लोड ज्यादा था। लोड ज्यादा कहने का मतलब ट्रक पे जो एक्सटर्नल मास रखा गया था वो ज्यादा था। या कोई भी हम लोग कहते हैं ना ट्रेन में, अभी ट्रेन पूरी तरह से लोड है, तो कहने का मतलब उसमें जो भी सामान रखा हुआ है, जैसे कोयला रखा हुआ है या कोई और चीज रखा हुआ है, वो इतना ज्यादा है, इतना हेवी है कि उसको वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो लोड मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, वो हमेशा एक्सटर्नल होगा, तब इसको लोड कहेंगे। और यदि इंटरनल होगा तो क्या कहेंगे? उसको इंटरनल असिस्टिंग फोर्स कहेंगे, जो कि बॉडी एक्सटर्नल फोर्स जिसको लोड कह रहे हैं उसके अगेंस्ट में लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो लोडिंग कंडीशन में हम समझ गए, मतलब एक्सटर्नल लोड लगेगा, फोर्स लगेगा। तो उस केस में अब हमको दो चीज को ध्यान से समझना है। एक, यहां पर हम कर्व जो बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट को ओ कह रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हुआ जो कि उसके एग्जैक्टली मीन सेंटर पॉइंट से निकला। ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम ए नाम दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, भी स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट को हमने बी नाम दिया है और ये पॉइंट हमारा सी हो गया। इस पॉइंट को हमने डी नाम दिया है और ये पॉइंट हमारा ई है, या एफ कर लीजिए। ठीक है, ये क्या सिचुएशन है? ये हमने ग्राफ क्या किसके किसके बीच में बनाया है? ये हमने ग्राफ बनाया है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कर्व में। और सिचुएशन क्या है? दिस ग्राफ, this graph is traced when a metal is subjected to tensile loading। ठीक है, एक मेटल है वो टेंसाइल लोडिंग केस में। अब क्या होगा, कहानी समझिए ध्यान से। ओ पॉइंट समझ रहे हैं? यहां से हम नीचे एक वर्टिकल ड्रॉप कर रहे हैं, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं सिग्मा नॉट। इसके बीच में क्या हो रहा है? ये एंगल थीटा है, कहीं भी हम ले रहे हैं एंगल थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है ओ से ए में क्या हो रहा है? स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? डेल्टा सिग्मा बाई डेल्टा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहां से हम क्या निकालेंगे? डेल्टा सिग्मा, और यहां से डेल्टा एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे, और वो क्या होगा? tan थीटा बराबर डेल्टा सिग्मा बाई डेल्टा एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? सिग्मा बाई एप्सिलॉन को हम डेल्टा सिग्मा बाई डेल्टा एप्सिलॉन, और ये क्या है? दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और ये क्या है? कांस्टेंट। यानी कि डेल्टा सिग्मा बाई डेल्टा एप्सिलॉन का वैल्यू कांस्टेंट है। कहां से कहां तक में? ओ से ए तक में। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू ई। दैट इज ई विल रिमेन कांस्टेंट। कहां तक रहेगा? फ्रॉम ओ टू ए। और इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे? प्रोपोर्शनिटी।
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर लिमिट। लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि E will remain constant up to A, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हुक्स लॉ होल्ड करेगा। दैट इज हुक्स लॉ will hold up to A। दिख रहा है आप लोग को लिखा हुआ, दिख रहा है ना, बहुत छोटा नहीं, अभी बहुत भरेगा, ये पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है, समझ गए। ओ पॉइंट कौन सा पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हालांकि इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया, क्योंकि हम लोग को पूरा पेपर पढ़ना होता है, इसलिए उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से ज्यादा बताएंगे। ठीक है, आप हमको एक चीज बताइए, ओ पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ। ओ पॉइंट वो पॉइंट है जहां बॉडी पे लग रहा है एक्सटर्नल लोड जीरो है। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल लोड जीरो है तभी तो स्ट्रेस जीरो है, स्ट्रेन भी जीरो है, बॉडी पे एक्सटर्नल लोड है ही नहीं ओ पॉइंट पर। अब लोड उस पर एक्ट हुआ, तो लोड एक्ट हुआ तो जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुआ, आपको बताए थे ना कि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो एलोंगेशन बढ़ेगा। अब आप ध्यान से समझिए, एक्सटर्नल फोर्स का फोर्स बढ़ेगा या लोड बढ़ेगा तो एलोंगेशन बढ़ेगा। तो ये बात को आप समझ चुके हैं, तो क्या ये ई के बात को समझ सकते हैं, ये रिलेशन को समझ सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए, एफ जब इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एल भी इंक्रीज करेगा। बोलिए हाँ, एक्सटर्नल लोड इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एल इंक्रीज करेगा, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ तो चेंज करेगा ही नहीं, ओरिजिनल लेंथ जो पहले था वही रह गया। अब डेल्टा ए में इंक्रीमेंट हुआ, तो कुछ इस तरह से इंक्रीमेंट हुआ। कैसे इंक्रीमेंट हुआ, जैसे कुछ इस तरह से इंक्रीमेंट हुआ कि पहले कितना था 5/2, अब हो गया 10/4। 5/2 बराबर कितना, अब 10/4 बराबर, तो 5 से बढ़कर 10 हो गया, और जो 2 है वो बढ़कर कितना हो गया। तो जब एक्सटर्नल लोड बढ़ा तो उसके करस्पॉन्डिंग एलोंगेशन भी बढ़ा, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहा, एल कांस्टेंट रहा। तो आप कह सकते हैं ना कि ई कांस्टेंट रहा, कब तक, ए तक। आप देख भी रहे हैं tan थीटा है, स्लोप है, यानी ई का वैल्यू कांस्टेंट है, कहां, ओ से। मैंने यहां लिखा भी दिया है, ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट यहां तक का प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। इसका मतलब क्या हुआ, कहानी को ध्यान से समझिएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी मेंबर पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जिसको हम लोग लोड बोलते हैं, वो लगाया, मेंबर में लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। क्योंकि किस केस में हम लोग ले रहे हैं, ग्राफ किसके किसके बीच में है, स्ट्रेस स्ट्रेन केस में, और लोडिंग कैसा है, टेंसाइल। टेंसाइल में लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में फोर्स बढ़ा, उसका एलोंगेशन बढ़ा, और इस तरह से धीरे 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 फोर्स बढ़ा, एलोंगेशन बढ़ा, फोर्स बढ़ा, एलोंगेशन बढ़ा, कब तक बढ़ा, ए पॉइंट तक। ठीक है, ओ से, अब ए से बी में क्या हुआ, ए से बी में क्या हुआ कि ए से बी में स्ट्रेस बढ़ा, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बढ़ा, लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ा। प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ा मतलब हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाए तो स्ट्रेन ज्यादा हो गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कर्व जो है, कर्व का जो नेचर है उसको समझिए। पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन था, अब ऐसे टर्न कर गया। इसका मतलब स्ट्रेस में हल्का सा इंक्रीमेंट होने पर स्ट्रेन में ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी मेंबर जो है अब वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उसका इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स जो है जवाब देने लगा है, अब वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है। मतलब पहले क्या था, ओ से ए में एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स बढ़ा, एक्सटर्नल फिर फोर्स बढ़ा, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स बढ़ा, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, बेसिकली इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो वो प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, तो ठीक है, वो जवाब दे रहा है उसके बदले। लेकिन जब ए पॉइंट से आगे बढ़ा तो हल्का सा स्ट्रेस बढ़ने पर स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा बढ़ा, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नहीं है। ग्राफ किधर की तरफ झुका है, एक्स एक्सिस की तरफ झुका है। यदि ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ झुकेगा तो कम, ज्यादा स्ट्रेस पर कम स्ट्रेन मिलेगा,
और यदि एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगा इसका मतलब है कि थोड़ा सा स्ट्रेस देने पर स्ट्रेन ज्यादा हुआ। ठीक है, तो अब आगे ये पॉइंट, इस बी पॉइंट को अब हम लोग कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग इलास्टिक लिमिट। दैट इज member will show अरे स्पेलिंग भूल गए, show the हाँ ठीक है, ओ डब्ल्यू तो ठीक है, show elasticity up to this point। बात समझ में आ रहा है? कुछ बात समझ में आया? सब दुखी हैं? क्यों दुखी हैं? क्या सब लोग दुखी नहीं ना, खुश है ना? जीवन में खुशी का कारण खोजे, एक होमवर्क दिए थे, खोजे जीवन में खुश रहने का कारण खोज पाए आप? नहीं, तब कैसे खुश रहेंगे? देखिए, जीवन में न दुख का न होने का मतलब ये नहीं कि आप खुश हैं। जैसे मेडिकल टर्म में बोले तो यदि आपको कोई रोग नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। मेडिकल में कहा जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप खोजने लगे कि हाँ मेरे अंदर जीवन में क्या दुख है। समझे? नहीं समझ में आया? इसलिए खुश रहने के लिए कोई कारण करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक पर्टिकुलर स्ट्रांग रीजन होना चाहिए जिससे आप खुश रह सकते हैं, और सबके अलग अलग होते हैं। समझे? तो खुश रहने की लिमिट कहां तक है? इलास्टिक लिमिट तक, यहां तक मेंबर खुश रहता है। ठीक है, यहां तक क्या है, जितना जीवन में खुश है उतना दुख है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक है। अब इसके आगे थोड़ा सा खुशी मिलने से ज्यादा थोड़ा दुख मिल जाता है। कहां होना चाहिए? पॉइंट ए पे होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहां होना चाहिए? कौन दोनों? कांस्टेंट नहीं रहते, उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है। देखो तो स्लोप है ना, स्लोप कांस्टेंट है ना, सिग्मा तो बढ़ ही रहा है, एप्सिलॉन बढ़ ही रहा है, सिग्मा नहीं बढ़ेगा तो यहां तक कैसे पहुंचेगा? क्लियर है? सिग्मा तो बढ़ ही रहा है, सिग्मा कांस्टेंट कैसे हो सकता है? सिग्मा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लोड बढ़ रहा है। नहीं, अरे बोलिए हाँ या ना, हाँ ना आया तो बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, बोलिए कोई डाउट है? बोलो साक्षी, तुम लोग को कोई डाउट नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलो। क्लियर है? आगे बढ़े। आज अम्बेडकर जयंती था तो 11th क्लास नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया मैंने, लगे जाइए, बच्चे खुश हो गए। आप लोग को भी चाहिए था छुट्टी, क्या है? नहीं ना, तब 2 दिन क्लास नहीं हुआ और क्या चाहिए? सैटरडे संडे आप लोग रिलैक्स किए हैं। क्यों नहीं रिलैक्स किए? टेस्ट कौन सीरियसली दे रहा है आप लोग में से? कोई है? कैमरा से सब दिखता रहता है, एक बच्चा पेपर वहां से रफ पेज निकालने जाता है, सब उसको बुलाता है, मेरे लिए भी ले लो, मेरे लिए भी ले लो। कुछ लोग सोचते हैं इसको मोड़ के ठोंगा बना लेंगे, कभी तो मूंगफली खाएंगे। क्या सीरियस कौन है टेस्ट के लिए? क्योंकि हमको लेना है टेस्ट तो लेंगे ही, अब सीरियस आप रहें या ना रहें उससे। ये बच्चे मुझे मैसेज किए कि सर हम आपसे फोन से बात करें या मैसेज करके बात करें, हम लोग कैसे भी बात कर लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? क्या इसको डर लगता है? उतना ही डर हमको पढ़ाने में लगता है आप लोग को, लेकिन डर के आगे क्या है तो सब जानता है। चलिए देखिए, इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब ये हो गया कि मेंबर जो है, यदि गलती से, ध्यान समझिए, यदि बी पॉइंट तक पहुंचा है और लोडिंग कंडीशन बी पॉइंट तक पहुंचा है और तब हमने लोड को रिलीज कर दिया,
एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज कर दिया, तो जो मेंबर यहां लेंथ तक आ गया था ना, वो सिकुड़ कर अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेगा। यही तो बिहेवियर है इलास्टिसिटी का। तो इलास्टिसिटी कब तक वो मेंटेन रखेगा, वो पॉइंट बी पॉइंट है। ठीक है, मतलब मेंबर्स के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन यदि एक्सटर्नल फोर्स छोड़े, रिलीज करे, तो वो एग्जैक्टली अपने पोजीशन पे आ सके। इस तरह की बिहेवियर कब तक शो हो सकता है? बी पॉइंट तक। बी पॉइंट से यदि आगे लोडिंग कंडीशन गया, तो अब मेंबर लौट कर अपने घर, कब कब ये बात होगी? जब उस पर से फोर्स हटा लिया जाएगा। कहने का मतलब ये, मान लीजिए कि एक साइकिल पे आप बैठे, ठीक, साइकिल चला रहे हैं, तो कोई ना कोई पार्ट साइकिल का उसके ऊपर टेंसाइल लोड लगा होगा, तो वो फैल गया होगा, आपको नहीं दिखा होगा, वो फैल गया होगा। फिर आपका जिगरी दोस्त आपको मिल गया, आपने उसको आगे बैठा लिया, तो वो और फैला होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आपसे लिफ्ट मांग रहा होगा, ऐसे ऐसे करके। आप ठीक है, अब तो लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, एक हाथ में हेलमेट ही रहते हैं, उसके बाद लिफ्ट मांगते हैं। क्यों? सामने वाला मना ही नहीं कर सकता है, तुम्हारे पास तो हेलमेट नहीं है, पुलिस तुमको पकड़ सकती है, तो हाथ में हेलमेट ऐसे ऐसे दिखाते रहता है, देखो मेरे पास हेलमेट है, तुम मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, और पता चला बगल वाला बाइक से ही हेलमेट लिया है वो समझे, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब, मान लीजिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके साथ आपसे लिफ्ट मांग रहा है, तो आप देंगे लिफ्ट उसको? दुश्मन ही हो, लेकिन सबसे बड़ा है ना, तो लिफ्ट दे दिए, पीछे बैठा लिए, आगे अपने दोस्त को बैठाए। आगे दोस्त आपका बोल रहा है, उसको क्यों बैठाए? तो तो आप कह रहे हैं कि बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, अब जो नीचे का कोई एक रॉड है, एक्सेल है, कोई भी पॉइंट हो, वो कोई मायने नहीं रखता, वो इतना एक्सपैंड कर गया कि अब चूंकि साइकिल जनरली एक आदमी के लिए बनता है, दो आदमी बैठा ले, ठीक है, वो बियर कर लेगा, वो भी एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, उसको भी आपको बताएंगे कभी। ठीक है, अब तीन आदमी बैठ गए, मतलब उसका मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट चेक हो गया, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है वो चेक हो गया। अचानक एक गड्ढा आया, आपने पूरी कोशिश की न बचाने की, और वही हुआ। पीछे आपका दुश्मन वो उसके कैरियर से उठा, तब तक मैं साइकिल आगे हो गया। ठीक है, अब आपको पता चला कि आपने अपने दुश्मन को क्यों बैठाया था। ठीक है, मान लीजिए सडनली इंपैक्ट आता है, वो फैल गया, अब वो फोर्स रिलीज होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, है ना। जैसे मान लीजिए आपका साइकिल आप लेके जा रहे हैं, सामने कोई अचानक कोई जानवर आ गया, तो आप ब्रेक मारे, ब्रेक मारते मारते उस जानवर से टकरा गया। ठीक है, उस जानवर को चोट लगेगा, वो अलग बात है, आपका साइकिल थोड़ा सेफ रहेगा। मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं और आगे कोई कार आ गया और आपने उसको हेड ऑन कॉलिजन कर दिया, तो रिम जो ऐसे था, फ्रंट से देखने पे ऐसे था, वो ऐसे हो गया, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ ना, वो थोड़ी ना सीधा हो गया। सीधा हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद आपको मजबूरी में अगला चक्का उठाना पड़ेगा, मैकेनिक के पास ले जाएंगे, होगा। तो आप कहेंगे कि आप मैकेनिक को बोलेंगे ना कि हाँ, व्हील जो है वो परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो गया या परमानेंटली डिफॉर्म कर गया है, वो बोलेगा भाई वो हमको नहीं समझ में आ रहा है, करना क्या है इसका। नहीं, टेढ़ा नहीं बोलना, उसको परमानेंटली डिफॉर्म कहेंगे हम। और साइकिल वाला क्या बोलेगा, भाई वो सबको नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है ये बताइए। तो आप कहेंगे इसको निकाल करके दूसरा व्हील लगा दीजिए, कहेंगे ना आप। तो परमानेंटली डिफॉर्म क्या हो गया, मेंबर परमानेंटली डिफॉर्म क्यों हुआ? जानवर से टकराने तो नहीं हुआ। तो जब किसी कार से टकराया या रिजिड वॉल से टकराया, तो उसको उतना रिएक्शन फोर्स मिल गया जितना कि वो रिम को टेढ़ा होने के लिए चाहिए था। मेंबर को परमानेंटली डिफॉर्म होने के लिए जितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए था, उतना मिल गया। यानी इस लिमिट को जब टकराया, तो जो एक्सटर्नल लोड उस पर लगा, वो बी पॉइंट को क्रॉस कर गया। लेकिन किसी जानवर से टकराने में बी पॉइंट को क्रॉस नहीं किया, तो लॉड रिटर्न बैक हो गया, रिम सीधा हो गया। लेकिन जब सडन लोड पड़ा, एक्सटर्नल लोड ज्यादा हैवी था, तो उस केस में वो बी पॉइंट को क्रॉस कर गया, तो वी टेढ़ा हो गया।
समझ पाए इस बात को? तो वो केस कि एक्सटर्नल फोर्स हटने के बाद मेंबर अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर सकता है, ये कहां तक पॉसिबल है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलते हैं। समझ गए? एक आता है फ्लक्चुएटिंग लोड, वो अभी आप नहीं समझना है, आपको बस ये समझना है कि टेंसाइल लोड के केस में ये होगा, कंप्रेसिव लोड के केस में भी हो सकता है। अब आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट कोई बता सकता है? स्टार्ट मूविंग परमानेंटली। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स जो होंगे मेंबर के, वो परमानेंटली डिफॉर्म कर चुके होंगे, अपना पोजीशन छोड़ चुके होंगे। ठीक है, उसमें लेयर्स होते हैं, लेयर्स एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब डिस्टॉर्ट होने लगेगा, लेयर्स एक दूसरे लेयर से हटने लगेंगे, जिस जिस कारण से आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे भी तो वो अपने शेप एंड साइज को गेन नहीं कर पाएगा। समझ गए? ठीक है, ये हो गया इल्ड पॉइंट, सबसे खतरनाक पॉइंट होता है ये इल्ड पॉइंट। तो यहां का जो स्ट्रेस होता है उसको सिग्मा वाई बोलते हैं, इल्ड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको? इल्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब आइए, तभी भी हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं, हल्का सा एक्सटर्नल लोड आने से स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ गया, तो ग्राफ क्या हो गया, फ्लैट हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां होने के बाद मेंबर के अंदर ना कुछ और चेंजेस आते हैं, जिस कारण से थोड़ा वो रेसिस्ट करना ज्यादा करने लगता है, क्योंकि देखिए लेयर्स एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, एक कुछ लेयर इधर जा रहा है, कुछ लेयर इधर जा रहा है, इसी कारण से लेयर में लॉकिंग होता है, और उस लॉकिंग सिस्टम होने से क्या होता है कि एक्सटर्नल लोड मतलब कि जो बढ़ता है, एक्सटर्नल लोड कंटिन्यू है, तो यदि स्ट्रेन हमको बढ़ाना है, हल्का सा लोड को बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि रेसिस्टिंग एबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है उतनी देर के लिए। तो अब जब लेयर्स एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लॉक कर रहा है मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स एक दूसरे को, उस केस में हल्का सा लोड बढ़ेगा, हल्का सा लोड बढ़ने पर स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन यहां से हल्का सा लोड बढ़ाने पर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है, फिर हल्का बढ़ा, अब यहां पर आ गया डी पॉइंट। अब डी पॉइंट की खासियत क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेस, और इसी को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। मतलब मेंबर के बाद पास इससे ज्यादा ताकत नहीं है, किस पॉइंट से, डी पॉइंट से ज्यादा ताकत नहीं है, अब वो फटीक हो गया। फटीक मतलब समझते हैं, फेल हो गया, मेंबर फेल हो गया, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन तो हो ही गया, अब उसके आगे क्या हो रहा है, उसके आगे मेंबर अब पूरी तरह से वहां से हटने लगा है, अब वहां से ब्रेकिंग कंडीशंस आने लगे हैं। तो ये जो पॉइंट है, एफ पॉइंट, ये है ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, और इसी को बोलते हैं फेलवर फेलवर पॉइंट। और फटीक फटीक पॉइंट, वेयर वेयर मेंबर ब्रेक इन टू पार्ट्स। क्या हुआ, इसको थोड़े से हम एक टेक्निकल भाषा समझाने की कोशिश करें, ध्यान से देखिए।
जितना आप लोग पेशेंस रख करके देख रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत बहुत मुबारक, बधाई हो कि आप पेशेंस रख के देख रहे हैं। कोई अभी तक बोतल नहीं गिरा है। भगवान आपके इस गिर गया बोतल नहीं गिरा, लोग बैग गिरा देते हैं। इतना मुझे लगा ही नहीं, कुछ देर के लिए लगा ही नहीं कि इस क्लास में खुशी है। समझ नहीं, अरे आप जब बेंच उखाड़ दोगे क्या? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए। ब्रेक कर गया वहां पर, वो अलग दो पीस में अलग अलग टूट गया। फ्रॉम ओ टू ए, proportionality limit proportionality limit holds, that is proportionality limit holds, that is modulus of elasticity, that is modulus of elasticity remain constant. Modulus of elasticity remain constant, and we can use Hooke's law. We can use Hooke's law within O to A. We can use Hooke's law within O to A. यानी O से A तक में हम हुक्स लॉ फॉलो कर सकते हैं, उसको यूज करते हुए हम एक्सप्रेशन में कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हैं। O के बाद हम हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर सकते, ठीक? A के बाद, हाँ, O से A के बाद हम हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर सकते। A से B में हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कंटिन्यू नहीं रख सकते। वहां पर क्या हुआ, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कंटिन्यू नहीं है लेकिन इलास्टिसिटी है। कहने का मतलब स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन आएगा, मतलब स्ट्रेन आएगा स्ट्रेस आएगा, उसके रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन अब वो बी पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया? बी पॉइंट वो पॉइंट हो गया जहां बॉडी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखेगा, मतलब एक्सटर्नल लोड हटाने के बाद बॉडी फिर से अपने ओ पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा मटेरियल है जो कि लोड हटाने पर वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज या ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता, जैसे रबर हो गया और बहुत सारे मटेरियल हैं, उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टोमर बोलते हैं। बैक तो करता है लेकिन अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पर नहीं आता। इलास्टोमर उन ऐसे मटेरियल को कहते हैं हम लोग, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी हो गया, उसके बाद लिखिए फ्रॉम ए टू बी, अगले पॉइंट में लिखिए फ्रॉम ए टू बी, proportionality limit disturbed, from A to B, proportionality limit disturbed, but elasticity of the material remains maintained, but elasticity of the material remain maintained up to B. उसके बाद आगे लिखिए फ्रॉम बी टू सी, member is going to deform permanently, and particles of the member are displaced permanently, ठीक है। अब सी पॉइंट को क्या बोलेंगे? यील्ड पॉइंट। लिख लीजिए यील्ड पॉइंट, एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, यील्ड पॉइंट लिखिए। यील्ड पॉइंट, यील्ड स्ट्रेस लिखिए,
सी पॉइंट पर यील्ड स्ट्रेस लिखिए, ब्रैकेट में लीजिए सिग्मा वाई। आगे लिखिए इसमें लिखिए दिस इज द यील्ड पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज द यील्ड पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट where on removal of external load, member has tendency to regain, on removal of external load, member has tendency to regain its original shape and size. Member has tendency to regain its original shape and size. ठीक है, but after this point, आगे लिखिए, but after this point member deform permanently, but after this point member deform permanently. ठीक है, उसके बाद आर डिफॉर्म, मेंबर इज डिफॉर्म परमानेंटली। उसके बाद अगला पॉइंट भी लिखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सिग्मा वाई लिखे थे, सिग्मा यू लिखे थे ना, सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसको लिखेंगे, इसके बारे में लिखिए इट इज द मैक्सिमम restoring force, it is the maximum restoring force offered by the member, maximum restoring force or maximum internal resisting force, maximum restoring force or maximum internal resisting force offered by the member against the external load before going to fail, and finally the F point represents when the member break into two different parts, member breaks into two different parts. समझ में आया, क्लियर हुआ? अब इलास्टोमर किसको कहेंगे? इलास्टोमर such kind of materials which does not complete its shape and size, does not regain its shape and size, after removing the load, which does not regain its shape and size after removal the load. ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस टॉपिक में इतना लिखा दिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, एक मॉड्यूल को बताइए मुझे। अच्छा रखो ना, रखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 15 तक 15 तक बना सकते हैं। इवन कि आप क्वेश्चन नंबर 23 तक, 1 से लेकर 23 तक बना सकते हैं। कहीं पॉइजन रेशो आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन में ना कहीं कहीं पॉइजन रेशो लिखा हुआ है, बकलिंग लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। बाकी 24 तक बना सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम आपको बता दिए आज। हुक्स लॉ आप पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा है। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड आप पढ़ चुके हैं। तो 1 से लेकर 23 तक बनाइए, कल हम इसमें से डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है,
और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। समझ पाए? तो होमवर्क लिख लीजिए 1 से लेकर 23 तक बनाना है आपको। उसमें से जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबके पास है ना? सीट है ना तुम्हारे पास? क्या ये 2 दिन के बाद मिलेगा? ग्रुप में भेज देते हैं, कम से सॉफ्ट कॉपी तो तुम्हारे पास चल जाएगा, तो प्रिंट करा सकती हो, कुछ ही पेज तो है। ठीक है, और किसके पास? सबके पास है? कल आप 1 से लेकर 23 तक बनाइएगा, उसमें से जो क्वेश्चन नहीं बनेगा डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।